हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MPSE 9 कनाडा पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, डिस्कस द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द कनेडियन पार्लियामेंट। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें कनेडियन पार्लियामेंट के पावर्स और फंक्शंस को डिटेल में समझना है। मतलब हमें लॉ मेकिंग, फाइनेंशियल कंट्रोल, रिप्रेजेंटेशन और एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी के रोल्स को एक्सप्लेन करना है। साथ ही फेडरल और डेमोक्रेटिक सिस्टम में इसका प्लेस भी बताना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। कनेडियन पार्लियामेंट देश का सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है जो वेस्टमिंस्टर सिस्टम पर बेस्ड है। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। मोनार्क गवर्नर जनरल के थ्रू रिप्रेजेंट होता है, सेनेट और हाउस ऑफ कॉमन्स। पार्लियामेंट का मेन रोल लॉ बनाना, पैसों पर कंट्रोल, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखना है। ये फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए इसके पावर्स और फंक्शंस को समझना बहुत जरूरी है। मेन बॉडी। 1. लेजिस्लेटिव पावर्स। सबसे इंपॉर्टेंट रोल पार्लियामेंट का लॉ मेकिंग है। बिल्स दोनों हाउसेज में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हाउस ऑफ कॉमन्स में आते हैं। हर बिल रीडिंग्स और कमिटी स्टेजेस से गुजरता है और फिर रॉयल असेंट के बाद लॉ बनता है। पार्लियामेंट फेडरल सब्जेक्ट्स जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, ट्रेड, क्रिमिनल लॉ पर कानून बनाता है। एग्जाम्पल, चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम्स 1982 और ट्रेड अग्रीमेंट्स पार्लियामेंट के लेजिस्लेटिव काम को दिखाते हैं। 2. फाइनेंशियल पावर्स। फाइनेंस पर कंट्रोल पार्लियामेंट की सबसे बड़ी पावर है। सिर्फ हाउस ऑफ कॉमन्स मनी बिल्स इंट्रोड्यूस कर सकता है। गवर्नमेंट को अपना एनुअल बजट पार्लियामेंट के सामने पेश करना होता है, जहां डिबेट और स्क्रूटनी होती है। प्रिंसिपल ये है, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, मतलब टैक्स और खर्च सिर्फ पार्लियामेंट के अप्रूवल से होगा। एग्जाम्पल, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी दिखाता है। 3. रिप्रेजेंटेटिव एंड डिलिबरेटिव फंक्शंस। पार्लियामेंट लोगों की आवाज को रिप्रेजेंट करता है। MP डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं और अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज के इश्यूज को उठाते हैं। डिबेट्स और डिस्कशंस के थ्रू पब्लिक ओपिनियन को रिफ्लेक्ट किया जाता है। प्राइवेट मेंबर्स बिल्स और MP के सवाल इस फंक्शन का पार्ट है। एग्जाम्पल, क्लाइमेट चेंज और हेल्थ केयर रिफॉर्म्स पर डिबेट्स पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव रोल को दिखाती है। 4. अकाउंटेबिलिटी एंड ओवरसाइट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। कनाडा का सिस्टम पार्लियामेंट्री है, इसलिए गवर्नमेंट हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए अकाउंटेबल है। क्वेश्चन पीरियड, वोट्स ऑफ कॉन्फिडेंस और कमिटीज के थ्रू पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को चेक करता है। ऑपोजिशन का रोल यहां बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, स्पॉन्सरशिप स्कैंडल को पार्लियामेंट ने इन्वेस्टिगेट किया था, जो अकाउंटेबिलिटी रोल का एक एग्जाम्पल है। 5. एडिशनल रोल्स। कॉन्स्टिट्यूशनल रोल। कुछ अमेंडमेंट्स पार्लियामेंट करता है, लेकिन मेजर चेंजेस के लिए प्रोविंसेस की कंसेंट चाहिए होती है। सिंबॉलिक रोल। ये एक नेशनल यूनिटी का सिंबल है जहां फेडरल और प्रोविंशियल इंटरेस्ट्स एक जगह आते हैं। जुडिशियल रोल। पार्लियामेंट जजेस अपॉइंट करने और फेडरल कोर्ट्स बनाने में रोल प्ले करता है। कंक्लूजन। कनेडियन पार्लियामेंट एक मल्टीपर्पस इंस्टीट्यूशन है जो लॉ मेकिंग, फाइनेंस, रिप्रेजेंटेशन और एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी सबका काम करता है। ये डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म का बैलेंस मेंटेन करता है और गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंट बनाता है। पार्टी डिसिप्लिन और सेनेट की लिमिटेड पावर्स जैसे इश्यूज होने के बावजूद पार्लियामेंट कनेडियन पॉलिटिक्स का कोर इंस्टीट्यूशन है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 2. Explain the evolution and development of Constitution of Canada. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन के इवोल्यूशन और डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करना है। मतलब हमें बताना है कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, कौन से इंपॉर्टेंट एक्ट्स आए, 1867 का BNA एक्ट और 1982 में पेट्रिएशन कैसे हुआ। साथ हाई चार्टर ऑफ राइट्स और इंडिजिनस राइट्स का जिक्र भी करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन देश का सुप्रीम लॉ है जो गवर्नेंस, पावर शेयरिंग और सिटीजन्स के राइट्स को डिफाइन करता है।
ये एक मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन है जो पार्टली रिटन और पार्टली अनरिटन कन्वेंशंस पर बेस्ड है। इसका इवोल्यूशन एक लंबी हिस्टोरिकल जर्नी है जो ब्रिटिश और फ्रेंच कॉलोनियल पास्ट, फेडरल स्ट्रक्चर और डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल से जुड़ता है। इस डेवलपमेंट को समझना कनाडा के पॉलिटिकल सिस्टम को समझने के लिए जरूरी है। मेन बॉडी 1. कॉलोनियल फाउंडेशंस और अर्ली डेवलपमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशन की जड़ फ्रेंच और ब्रिटिश कॉलोनियल हिस्ट्री में है। रॉयल प्रोक्लेमेशन 1763 ने नए टेरिटरीज के लिए गवर्नेंस का बेस बनाया और इंडिजिनस राइट्स को रिकॉग्नाइज किया। क्वेबेक एक्ट 1774 ने कैथोलिक्स को रिलीजियस फ्रीडम दिया और फ्रेंच सिविल लॉ को एक्सेप्ट किया। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 1791 ने कनाडा को अपर और लोअर कनाडा में डिवाइड किया, जहां दोनों के लिए अलग लेजिस्लेचर थी। 2. यूनियन और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। एक्ट ऑफ यूनियन 1840 ने अपर और लोअर कनाडा को मर्ज किया, लेकिन पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व नहीं हुए। 1840 में डिमांड हुई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की, जिसमें एग्जीक्यूटिव को इलेक्टेड लेजिस्लेचर के लिए अकाउंटेबल बनाया गया। यह डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल आगे चलकर कन्फेडरेशन की बेस बना। 3. ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट 1867 कन्फेडरेशन। BNA एक्ट 1867 एक टर्निंग पॉइंट था जिसमें डोमिनियन ऑफ कनाडा बनाया गया। फेडरल सिस्टम एस्टैब्लिश हुआ जिसमें पावर्स फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के बीच डिवाइड हुई। इंपॉर्टेंट फीचर्स: बाइकैमरल पार्लियामेंट, हाउस ऑफ कॉमन्स और सेनेट। सेक्शन 91 और सेक्शन 92 में पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन। बाइलिंगुअलिज्म और ड्यूल लीगल सिस्टम्स का रिकॉग्निशन। लेकिन अमेंडमेंट और फॉरेन पॉलिसी अभी भी ब्रिटेन के कंट्रोल में थी। 4. सॉवरेंटी की तरफ बढ़ता सफर। 19 एंड 20 सेंचुरी में कनाडा ने धीरे धीरे इंडिपेंडेंस गेन किया। स्टैट्यूट ऑफ वेस्टमिंस्टर 1931 ने कनाडा को फुल लेजिस्लेटिव इंडिपेंडेंस दी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का राइट अभी भी ब्रिटेन के पास था। इस वजह से डिमांड आई कि कॉन्स्टिट्यूशन को कनाडा ले आए। 5. कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1982 और पैट्रिएशन। 1982 में प्राइम मिनिस्टर पियर ट्रूडो ने कॉन्स्टिट्यूशन को पैट्रिएट किया। कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1982 के मेन पॉइंट्स: कनाडा के लिए एक नया अमेंडिंग फॉर्मूला, कनेडियन चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम्स जिसमें फंडामेंटल राइट्स और फ्रीडम्स गारंटी किए गए। सेक्शन 35 में इंडिजिनस राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया। क्वेबेक ने इस एग्रीमेंट को साइन नहीं किया, जो आज भी एक सेंसिटिव इशू है। 6. कंटेम्पररी इश्यूज और चैलेंजेस। 1982 के बाद भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स चलते रहे। मीच लेक अकॉर्ड 1987 और शार्लटाउन अकॉर्ड 1992 क्वेबेक को सैटिस्फाई करने के लिए आए लेकिन फेल हो गए। आज भी इंडिजिनस सेल्फ गवर्नमेंट, मल्टीकल्चरलिज्म और फेडरल प्रोविंशियल पावर बैलेंस जैसे इश्यूज डिबेट का हिस्सा है। कंक्लूजन: कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो कॉलोनियल रूट से लेकर मॉडर्न डेमोक्रेसी तक इवॉल्व हुआ है। 1867 का BNA एक्ट और 1982 का चार्टर ने इसको एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क बनाया। चार्टर ऑफ राइट्स आज कनेडियन आइडेंटिटी का कोर पार्ट है। हालांकि क्वेबेक इशू और इंडिजिनस राइट्स जैसे चैलेंजेस अभी भी है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन समय के साथ अडेप्ट करता रहता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. Write a note on the structure of the public administration in Canada. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कनाडा की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर कैसा है। मतलब हमें फेडरल और प्रोविंशियल लेवल के सिस्टम, एग्जीक्यूटिव, ब्यूरोक्रेसी, डिपार्टमेंट्स, एजेंसीज और क्राउन कॉर्पोरेशंस के रोल को एक्सप्लेन करना है। साथ ही जुडिशरी और फेडरल प्रोविंशियल रिलेशंस का भी जिक्र करना है। आंसर: इंट्रोडक्शन। कनाडा की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली एक ऐसी मशीनरी है जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करती है और लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। क्योंकि कनाडा एक फेडरल स्टेट और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। ये सिस्टम ब्रिटिश ट्रेडिशन से इन्फ्लुएंस्ड है, लेकिन अपनी खासियत भी रखता है जिसमें बाइलिंगुअल और मल्टीकल्चरल कैरेक्टर दिखाई देता है। इस आंसर में हम कनाडा की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मेन ऑर्गन्स और उनके काम को समझेंगे। मेन बॉडी। ए. फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कनाडा एक फेडरल कंट्री है जहां पावर्स फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के बीच डिवाइड है। कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1867 के हिसाब से डिफेंस, ट्रेड और फॉरेन अफेयर्स फेडरल के पास है, जबकि हेल्थ, एजुकेशन और लोकल मैटर्स प्रोविंसेस के पास। इस वजह से कनाडा की एडमिनिस्ट्रेशन मल्टीलेयर्ड है।
दोनों लेवल पे अपने लेजिस्लेचर्स, एग्जीक्यूटिव्स और एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज होते हैं। बी, एग्जीक्यूटिव ब्रांच और ब्यूरोक्रेसी। फेडरल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट सबसे ऊपर होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स अपने अपने डिपार्टमेंट्स के पॉलिटिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनके नीचे डेप्यूटी मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेसी का काम पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना होता है। कनेडियन ब्यूरोक्रेसी नॉन पार्टिजान और मेरिट बेस्ड है, जिससे न्यूट्रलिटी बनी रहे। प्रोविंसेस में भी ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है जहां प्रीमियर्स और प्रोविंशियल कैबिनेट्स के नीचे ब्यूरोक्रेसी काम करती है। सी, एजेंसीज, डिपार्टमेंट्स और क्राउन कॉर्पोरेशंस। कनाडा की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ मिनिस्ट्रीज तक लिमिटेड नहीं है, इसमें डिपार्टमेंट्स, बोर्ड्स, एजेंसीज और क्राउन कॉर्पोरेशंस भी आते हैं। डिपार्टमेंट्स जैसे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस या डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ डायरेक्ट पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते हैं। एजेंसीज जैसे सीआरटीसी रेगुलेट करते हैं स्पेशलाइज्ड सेक्टर्स को। क्राउन कॉर्पोरेशंस जैसे कनाडा पोस्ट और सीबीसी गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं जो कमर्शियल और पब्लिक दोनों ऑब्जेक्टिव्स को सर्व करते हैं। डी, जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। जुडिशरी डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट नहीं है, लेकिन इसका रोल अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना है। जुडिशियल रिव्यू के थ्रू कोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को चेक करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स जैसे इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी बोर्ड स्पेशलाइज्ड मैटर्स को हैंडल करते हैं। इससे इंश्योर होता है कि ब्यूरोक्रेसी के डिसीजंस फेयर और लीगल बने रहे। ए, फेडरल प्रोविंशियल रिलेशंस और सिविल सोसाइटी का रोल। कनाडा की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए इंटरगवर्नमेंटल रिलेशंस को समझना जरूरी है। हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स में दोनों लेवल्स की कोऑपरेशन चाहिए होती है। सिविल सोसाइटी, मीडिया और इंटरेस्ट ग्रुप्स ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करते हैं। कनाडा का बाइलिंगुअल कैरेक्टर, इंग्लिश और फ्रेंच, भी एडमिनिस्ट्रेशन के वर्किंग को इन्फ्लुएंस करता है, जिससे इंक्लूसिवनेस बनती है। कंक्लूजन, ओवरऑल, कनाडा की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर उसके फेडरल और डेमोक्रेटिक नेचर को रिफ्लेक्ट करता है। ये एक मल्टी लेयर्ड सिस्टम है जिसमें फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ ब्यूरोक्रेसी, एजेंसीज और क्राउन कॉर्पोरेशंस काम करते हैं। जुडिशरी अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करती है और फेडरल प्रोविंशियल कोऑपरेशन स्मूथ गवर्नेंस के लिए जरूरी है। कनाडा ने अपने ब्रिटिश ट्रेडिशंस को अपने फेडरल रियलिटीज के साथ मिलाकर एक यूनिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम डेवलप किया है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। क्वेश्चन 4. Explain the importance of pressure groups in Canadian politics. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें समझना है कि कनाडा के पॉलिटिकल सिस्टम में प्रेशर ग्रुप्स का क्या रोल है। हमें उनकी डेफिनेशन, टाइप्स, मेथड्स और उनके डेमोक्रेटिक इंपॉर्टेंस को डिस्कस करना है। साथ ही कुछ कनेडियन एग्जाम्पल्स भी देने हैं। आंसर, इंट्रोडक्शन। प्रेशर ग्रुप्स या इंटरेस्ट ग्रुप्स ऐसे ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स होते हैं जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज और डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन डायरेक्ट पॉलिटिकल पावर को कैप्चर करने की कोशिश नहीं करते। कनाडा में ये ग्रुप्स बिजनेस, लेबर, फार्मर्स, एनवायरनमेंट, इंडिजिनस लोग और प्रोफेशनल कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। इनका मेन रोल सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच ब्रिज बनाने का है। प्लूरलिज्म थियरी कहता है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में प्रेशर ग्रुप्स बैलेंस और रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करते हैं। मेन बॉडी। 1. मीनिंग और टाइप्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स इन कनाडा। डेफिनेशन, प्रेशर ग्रुप्स ऑर्गेनाइज्ड बॉडीज हैं जो अपने इंटरेस्ट के फेवर में पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। टाइप्स, इकोनॉमिक ग्रुप्स जैसे कैनेडियन लेबर कांग्रेस, एग्रीकल्चर ग्रुप्स। प्रोफेशनल ग्रुप्स जैसे कैनेडियन मेडिकल एसोसिएशन। इश्यू बेस्ड ग्रुप्स जैसे एनवायरनमेंटल या विमेन राइट्स ग्रुप्स। एथनिक, माइनॉरिटी ग्रुप्स जैसे इंडिजिनस ऑर्गेनाइजेशंस जो लैंड राइट्स और सेल्फ गवर्नेंस के लिए काम करते हैं। ये डाइवर्सिटी कनाडा के प्लूरलिस्ट सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करती है। 2. रोल इन पॉलिटिकल सोशलाइजेशन और रिप्रेजेंटेशन। प्रेशर ग्रुप्स सिटीजन्स की आवाज को गवर्नमेंट तक पहुंचते हैं। ये पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करते हैं, हेल्थ केयर, क्लाइमेट चेंज, जेंडर इक्वालिटी जैसे इश्यूज पर। एग्जाम्पल, असेंबली ऑफ फर्स्ट नेशंस (AFN) ने एबोरिजिनल सेल्फ गवर्नमेंट के मुद्दे को पुश किया। ये पॉलिटिकल पार्टीज को कॉम्प्लीमेंट करते हैं क्योंकि ये स्पेसिफिक इश्यूज पे फोकस करते हैं, ना कि ब्रॉड इलेक्शन एजेंडाज पे। 3. इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिसी मेकिंग और लेजिस्लेशन। प्रेशर ग्रुप्स लॉबिंग, पिटिशंस, रिसर्च और प्रोटेस्ट्स के जरिए पॉलिसीज को इम्पैक्ट करते हैं। लॉबिंग सिस्टम। कनाडा में लॉबिंग रेगुलेट होता है और रजिस्टर करना पड़ता है, जिससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। एग्जाम्पल, बिजनेस काउंसिल्स ट्रेड पॉलिसी पर इन्फ्लुएंस करते हैं,
ग्रीन पीस कनाडा ने एनवायरमेंटल रेगुलेशंस में रोल प्ले किया। ये लेजिस्लेटर्स को एक्सपर्ट नॉलेज देते हैं जिससे बेटर पॉलिसी बन पाती है। 4. कंट्रीब्यूशन टू डेमोक्रेसी और अकाउंटेबिलिटी। प्रेशर ग्रुप्स वोटिंग के अलावा भी सिटीजन पार्टिसिपेशन को एनकरेज करते हैं। ये गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाते हैं और प्रोमिसेस को याद दिलाते हैं। इश्यूज को हाईलाइट करते हैं जो मेनस्ट्रीम पार्टीज इग्नोर करती है, जैसे LGBTQ+ राइट्स या क्लाइमेट जस्टिस। लेकिन एक क्रिटिसिज्म ये भी है कि रिच और पावरफुल ग्रुप्स कभी कभी ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, जिससे रिप्रेजेंटेशन का बैलेंस बिगड़ जाता है। कंक्लूजन। कनेडियन पॉलिटिक्स में प्रेशर ग्रुप्स एक स्ट्रॉन्ग पिलर है जो गवर्नेंस को इंक्लूसिव और पार्टिसिपेटरी बनाते हैं। ये अलग अलग इंटरेस्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, पॉलिसी मेकिंग को शेप करते हैं और डेमोक्रेसी को ज्यादा अकाउंटेबल बनाते हैं। लेकिन रेगुलेशन जरूरी है ताकि कॉर्पोरेट या रिच लॉबीज का अनड्यू एडवांटेज ना हो। सामूहिक तौर पे देखा जाए तो प्रेशर ग्रुप्स कनेडियन डेमोक्रेसी को हेल्दी और बैलेंस्ड बनाते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 5. Describe the major government policy measures towards Aboriginals' self-government in the 1960 and 1970. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि 1960 और 1970 के दौरान कनेडियन गवर्नमेंट ने एबोरिजिनल कम्युनिटीज के लिए सेल्फ गवर्नमेंट को लेकर कौन से इंपॉर्टेंट पॉलिसी स्टेप्स लिए। हमें व्हाइट पेपर, लैंड क्लेम पॉलिसीज, लीगल केसेस और एग्रीमेंट्स पर डिटेल में बात करनी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। एबोरिजिनल सेल्फ गवर्नमेंट कनाडा की पॉलिटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू रहा है। कनाडा में एबोरिजिनल से मतलब फर्स्ट नेशंस, इन्यूट और मेटिस कम्युनिटीज से है। सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब है कि ये कम्युनिटीज अपने इंटरनल मैटर्स खुद डिसाइड करें, अपनी कल्चर को प्रोटेक्ट करें और अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करें। 1960 to 70 के दौरान गवर्नमेंट ने कई नए पॉलिसीज और एग्रीमेंट्स बनाए जो इंडिजिनस लोगों को ज्यादा ऑटोनॉमी देने की तरफ एक स्टेप थे। मेन बॉडी। 1. बैकग्राउंड एंड कॉन्टेक्स्ट। 1960 से पहले इंडिजिनस लॉग मेनली इंडियन एक्ट 1876 के अंडर गवर्न होते थे, जिसमें गवर्नमेंट का कंप्लीट कंट्रोल था। पोस्ट वर्ल्ड वॉर II के बाद सिविल राइट्स मूवमेंट्स और इंडिजिनस प्रोटेस्ट्स के वजह से इनके इश्यूज को हाईलाइट किया गया। गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज को मॉडर्नाइज करना पड़ा और एबोरिजिनल सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड को कंसिडर करना पड़ा। 2. द 1969 व्हाइट पेपर ऑन इंडियन पॉलिसी। 1969 में ट्रूडो गवर्नमेंट ने एक व्हाइट पेपर इंट्रोड्यूस किया जो बहुत कंट्रोवर्शियल रहा। प्रपोजल्स। इंडियन एक्ट को खत्म करना, अबोरिजिनल्स की स्पेशल स्टेटस को रिमूव करना, इंडिजिनस लोगों को मेनस्ट्रीम सोसाइटी में मर्ज करना, प्रोविंसेस को सर्विसेज का जिम्मेदारी देना। रिएक्शन। एबोरिजिनल लीडर्स ने इस प्लान का स्ट्रांगली अपोज किया क्योंकि इससे उनकी आइडेंटिटी और ट्रीटी राइट्स खतरे में आ जाती। ऑपोजिशन के वजह से एबोरिजिनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे नेशनल इंडियन ब्रदरहुड और भी स्ट्रांग हो गई। इम्पैक्ट। व्हाइट पेपर कैंसिल हो गया, लेकिन इसने इंडिजिनस यूनिटी और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन को और स्ट्रांग कर दिया। 3. पॉलिसी शिफ्ट्स इन द 1970। व्हाइट पेपर के बैकलैश के बाद गवर्नमेंट ने अपना अप्रोच चेंज किया। कॉल्डर केस 1973। सुप्रीम कोर्ट ने निस्गा कम्युनिटी के फेवर में जजमेंट दिया और एबोरिजिनल लैंड टाइटल को लीगली रिकॉग्नाइज किया। कॉम्प्रिहेंसिव लैंड क्लेम्स पॉलिसी 1973। उन रीजन्स के लिए जहां पहले ट्रीटीज साइन नहीं हुए थे, एक नई पॉलिसी बनाई गई जिसमें लैंड राइट्स और गवर्नेंस को लीगली प्रोटेक्ट किया गया। इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट पॉलिसी लेट 1970। इस फेज में गवर्नमेंट ने हेल्थ, एजुकेशन और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जैसे एरियाज में एबोरिजिनल कम्युनिटीज को अधिकार देने की बात शुरू की। 4. एबोरिजिनल मोबिलाइजेशन एंड एग्रीमेंट्स। 1970 के दौरान इंडिजिनस ऑर्गेनाइजेशंस और भी स्ट्रांग हो गई और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगी। नेशनल इंडियन ब्रदरहुड, जो लेटर असेंबली ऑफ फर्स्ट नेशंस बनी, ने असिमिलेशन के पॉलिसीज को अपोज करके अपने कलेक्टिव राइट्स को असर्ट किया। जेम्स बे एंड नॉर्दर्न क्वेबेक एग्रीमेंट 1975। ये पहला मॉडर्न ट्रीटी था जो क्री और इन्यूट ग्रुप्स के साथ साइन हुआ। इस एग्रीमेंट ने उनको लैंड राइट्स, कंपनसेशन और अपने गवर्नेंस के लिए पावर्स दिए। ये सब डेवलपमेंट्स इस बात का साइन थे कि अब इंडिजिनस लोगों को पार्टनर्स की तरह ट्रीट किया जा रहा था, न कि सिर्फ सब्जेक्ट्स की तरह। कंक्लूजन। 1960 to 70 का टाइम कनाडा के एबोरिजिनल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए एक टर्निंग पॉइंट था।
व्हाइट पेपर ने असिमिलेशन का अटेम्प्ट किया, लेकिन उसके अपोज होने से इंडिजिनस लोग और स्ट्रांग हुए। 1973 के कॉल्डर केस, लैंड क्लेम्स पॉलिसी और 1975 का जेम्स बे अग्रीमेंट ने इंडिजिनस राइट्स को रिकॉग्नाइज किया। यह पीरियड ने मॉडर्न सेल्फ गवर्नमेंट के फाउंडेशन रखी और कनाडा को एक इंक्लूसिव डायरेक्शन में ले गया। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। थैंक यू।